देखिए लास्ट लेक्चर्स में हमने बिजनेस लॉ के बारे में बस इंट्रोडक्शंस करा था कि लॉ फ्रेम क्यों करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल कब से हुआ, जो कि 1 सितंबर 1872 है। इनेक्ट कब हुआ, 25 अप्रैल 1872। तो अब हम उसको फर्दर जो है पढ़ेंगे और इस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे ये टॉपिक्स जो आपके सामने हैं कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 1 से 75 तक क्या पढ़ना है, 76 से 123 तक क्या पढ़ना है, 124 147 तक, 148 से 181 तक, 182 से 238 तक एंड 239 से 266 तक हमें क्या पढ़ना है। यही पूरा का पूरा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि पहले क्या था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूडेड थे एंड हमारे पार्टनरशिप इंक्लूडेड थे, जो कि 1930 को उनमें से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को निकाल दिया गया एंड 2 साल बाद 1932 में पार्टनरशिप को भी निकाल दिया गया। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि टोटल सेक्शंस जो हमको पढ़ने हैं वो 266 पढ़ने हैं टोटल सेक्शंस। अब उसको इस तरीके से डिवाइडेड है, 1 से लेके 75 तक हमको जनरल प्रोविजंस पढ़ना है, 76 से 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, 124 से 147 इंडिमिटी एंड गारंटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमें पढ़ना है 148 से 181 बिलमेंट एंड प्लेस, 182 से 238 एजेंसी एंड 239 से 266 पार्टनरशिप। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसकी शुरुआत कहां से होती है, आप किस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ऑफ कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग कहां से होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें 4 बातें ध्यान रखना होता है। मैं आपको यहां पे बताऊं, सबसे पहले आपका होता है सेक्शन, देन होता है आपका सब सेक्शन, फिर होते हैं आपके क्लाउज एंड फिर होते हैं आपके सब क्लाउज। अगर मैं ऐसे लिखता हूं टू, तो पहले सेक्शन के बाद सब सेक्शंस होता है, फिर क्लाउज होते हैं, फिर सब क्लाउजेस होते हैं। ये मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, जो डेफिनेशंस होते हैं किसी भी चीज की वो सेक्शन 2 में गिवन होते हैं, और डेफिनेशंस के बाद सब सेक्शंस नहीं आता, क्लाउज आता है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है सेक्शन 2, फिर ये जो ए लिखा है ये आपके सब सेक्शंस नहीं है, क्लाउज हैं, क्योंकि जो डेफिनेशंस है वो सेक्शंस 2 में दिए गए हैं एंड सेक्शन के बाद जो आता है उसको हम क्लाउज बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, सेक्शन, सब सेक्शंस, क्लाउज एंड सब क्लाउज। अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कहां से होता है। तो सबसे पहले लेमेंस लैंग्वेज में बात करूं, किसी को आप प्रपोजल दोगे, जिसको कि आप ऑफर बोलोगे, प्रपोजल एंड ऑफर दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। तो अगर आप किसी को बोलोगे जैसे कि ये मार्कर खरीदोगे क्या 10 रुपए में मुझसे, तो ये आपने ऑफर दिया है सामने वाले को कि क्या ये मार्कर खरीदोगे, कितने में खरीदोगे, 10 रुपए में। अब सिंपल सिर्फ ऑफर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफर देने के बाद सामने वाले का असेंट लेना भी इंपॉर्टेंट है कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट तो करे। आप दुनिया में जाके बोलते फिरोगे पेन मार्कर लोगे क्या 10 रुपए में, अब कोई सामने से आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, फिर तो वो आगे बात बढ़ेगी नहीं। इसका ये मतलब है जब आप कभी किसी को ऑफर देते हो तो उससे उसके असेंट लेने होंगे कि वो काम करेगा या काम नहीं करेगा। एंड जब सामने वाला आपको बोलता है कि नहीं मैं आपसे ये मार्कर खरीदने को तैयार हूं 10 रुपए में, इसका मतलब उसने एक्सेप्टेंस दे दी है कि वो आपसे मार्कर खरीदेगा कितने में, 10 रुपए में। तो पहले ऑफर गया, फिर एक्सेप्टेंस आया। इसका मतलब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया, इसका मतलब प्रॉमिस बन गई, वादा बन गया कि हाँ मैं तैयार हूं लेने को, मैं लूंगा 10 रुपए में आपसे मार्कर। और गाना तो सुना होगा ना आपने, वैसे मेरी आवाज अच्छी नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं, वादा किया है निभाना तो पड़ेगा।
तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये आ गया कि एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सिंपल सी बात है, अब वादा बन चुका है, प्रॉमिस हो चुका है। अब जब प्रॉमिस होगा तो सिंपल है, दो पार्टी होंगे, एक प्रॉमिसर और दूसरा प्रॉमिसी। एंड जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गए, तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, क्या ये मार्कर लोगे, खरीदोगे मुझसे 10 रुपए में? इसका मतलब मैं सामने वाले को मार्कर दे रहा हूं और सामने वाला इस मार्कर के बदले मुझे 10 रुपए दे रहा है। ये 10 रुपए इस मार्कर के सेल के बदले में मिला है। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। जब आप कुछ भी करोगे, कोई ऑफर दोगे, उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो ये है आपका कंसिडरेशन। और जब कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस सब कुछ हो जाए, तब जाकर के वो बन जाता है एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट इनफोर्स होता है लॉ ऑफ कोर्ट में, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और इतनी जो बातें मैंने अभी आपको बोला है इन लेमेंस लैंग्वेज, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेमेंस लैंग्वेज में नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब तक इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है देयर मस्ट बी अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। जब इनफोर्स की बात होगी, वो लॉ ऑफ कोर्ट में इनफोर्स हो, इसका ये मतलब हुआ कि वो आपके बीच में इंटेंशन होना चाहिए कि हम आपस में लीगल रिलेशंस भी बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको एक बगल में देखो यहां छोटा सा लिखा हुआ है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, लेकिन एग्रीमेंट बना है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब तक वो एग्रीमेंट लॉ ऑफ कोर्ट में इनफोर्स नहीं हो सकता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अभी मैं इन बातों को भी एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब सिंपल सी बात है, मैं अपने छोटे भाई को ये बोलूं कि तुम अगर अपने 12th क्लास में, क्यों मनीष, 90% मार्क्स ले आओगे तो मैं आपको आपके पसंद का आईफोन खरीद के दूंगा। और किस्मत के भरोसे, उसकी मेहनत के भरोसे मान लो कि उसको 90% मार्क्स आ जाते हैं। अब वो बोलता है कि भैया अब तुम मुझे दे दो, मेरे आईफोन 1.5 लाख रुपए का है, और मैंने मना कर दिया, जा मैं नहीं देता। तो वो मुझे ये बोल सकता है कि नहीं नहीं आपने चीटिंग करी, आपने झूठ बोला, लेकिन ये बात को लॉ ऑफ कोर्ट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था दो भाइयों के बीच में। तो कहने का मतलब है ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि जब मैंने मनी से बात बोला था तो हमारे आपस में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम आपस में लीगल रिलेशन बनाएंगे। एज अ बिग ब्रदर मैंने उसे प्रॉमिस किया, उसने उस बात को मान लिया, ये हमारा एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया था जो कि लीगल इंटेंशन के परे था। तो जब तक एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी नहीं जुड़ता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो फिर वो एग्रीमेंट 110% है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में, बट मैंने भी बताया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग फेज से। ऑफर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में क्लाउज ए में कि आप किसी को प्रपोजल देते हो और सिर्फ प्रपोजल देना इज नॉट इनफ, सामने वाले से यह असेंट भी लेना है कि वो इस काम को करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि तुमको वहां पे नहीं जाना है, तो ये हो गया कि आपको ये काम नहीं करना। उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तुमको ये काम करना है, तुमको ये सामान उस तक पहुंचाना है, उसने कहा मैं पहुंचा दूंगा। तो ऑफर में क्या होगा कि आप उसको प्रपोजल दोगे कि भैया आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है, और जब वो अपने
सामने से असेंट दे देता है, तब वो बनता है एक्सेप्टेंस। मींस ऑफर में ये बात ध्यान रखना है कि आपको प्रपोजल देना है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और सामने वाले से असेंट भी लेना है, ये बात ध्यान रखना है ऑफर में। दूसरा एक्सेप्टेंस, जब आपने ऑफर दिया और सामने वाले ने कहा ठीक है मैं काम करूंगा या मैं काम नहीं करूंगा, फिर उसने अपनी रजामंदी दे दी, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। और ये जो प्रॉमिस बना, ऑफर और एक्सेप्टेंस, जब इसको एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिस बन गया। इसमें दो पार्टी मैंने आपसे बोला था, एक प्रोमिसर जो कि ऑफर देता है और एक प्रोमिसी जो कि ऑफर एक्सेप्ट करता है, और ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज सी में, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि क्या ये मार्कर खरीदोगे मुझसे 10 रुपए में, तो एक बंदे को मैं मार्कर दे रहा हूं और सामने वाला मुझे 10 रुपए दे रहा है, मीन समथिंग इन रिटर्न है। दिस समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज डी। एंड देन वो बनता है एग्रीमेंट। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई। एंड देन ये एग्रीमेंट जब इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस स्टार्ट ऑफर से होता है। अब मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं यहां पे, वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी अभी हमने डिस्कस करा कि कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब वो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगी। अगर वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बोल रहा हूं वाइड एग्रीमेंट, नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून के द्वारा इन्फोर्स ना हो सके, ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वाइड एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि ये करोगे क्या, ये तुमको दूंगा अगर आईफोन वगैरह, जो मैंने अभी बताया था, तो वो क्या हो गया, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट कैसा था, वाइड एग्रीमेंट था, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज जी में। एंड नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट को एंड देन पढ़ेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड। मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. ceases का मतलब होता है संघर्ष करना। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट संघर्ष करता हो अपने आप को इन्फोर्स करवाने में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वह स्टार्टिंग से वाइड नहीं होता। हो सकता है कि वो जब बना हो कॉन्ट्रैक्ट तब वो वैलिड हो, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम चेंजेस, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको कल से ऑफलाइन क्लासेस दूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे 40,000 रुपीज लूंगा। हम दोनों के बीच में बातें हो गई और हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन कल से लॉकडाउन लग गया शहर में, तो क्या मैं ऑफलाइन क्लासेस दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सामने वाले की कोई गलती नहीं। हमारे लॉ में चेंजेस आया और उस चेंजेस की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड हो गया। तो जब कभी लॉ में चेंजेस आ जाएं, सिचुएशंस बदल जाएं, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। स्टार्टिंग में वो वैलिड होता है, लेकिन बाद में वो वाइड बन जाता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। मैंने कहा ठीक है मैं आपको लिकर की डिलीवरी दे दूंगा, अब अगले ही दिन से उस स्टेट में उसकी गवर्नमेंट ने क्या करा कि यहां पे अब लिकर सेल करना इलीगल होगा, तो क्या वो उसे डिलीवरी लेगा, नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि अब लेके करेगा क्या, तो गवर्नमेंट के रूल्स बदल गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वाइड हो गया। तो स्टार्टिंग में हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सिचुएशंस
ड्यू टू चेंज इन लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सीज टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ वो वाइड हो जाता है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज जे में। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है, और ये आपके 4 केसेस में होते हैं। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो फ्रॉड करके, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो मिस रिप्रेजेंटेशन करके, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, या आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो कोरिजन से, तो आपके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। स्टार्टिंग में वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि आप किसी से जोर जबरदस्ती से डराकर, फिजिकली थ्रेटनिंग या किसी को आप बहला फुसलाकर गलत तरीके से प्रिटेंड करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। जिस किसी के साथ आपने ऐसा किया है, तो जो दूसरा बंदा है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप खत्म हो जाती है। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज आई में। एन एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। जिसके साथ आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, जिसके साथ आपने फ्रॉड किया, जिसको आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से करवाया, कोर्जन से करवाया, उस बंदे के पास ये ऑप्शन होता है कि आप के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। उसकी मर्जी है, वो चाहे तो आगे बढ़ाए, चाहे तो खत्म कर दे। तो ये पूरे टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है, अभी हमने अब स्टार्टिंग कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा बिजनेस लॉ कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की लॉ फ्रेम क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कब। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग कहां से होती है और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कब वाइड होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कब वाइडेबल होता है, कब एग्रीमेंट वाइड होता है। और सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने इतना डिस्कस करा इस टॉपिक में, आई होप आपको समझ में आया हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने वर्ड्स में नोट्स बना सकते हो, बस आपको सेक्शंस याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच।